हायर पेंशन पाने की आस में बैठे पेंशनरों के लिए ईपीएफओ नए नए सर्कुलर जारी कर रहा है। उस पर उनमें पेंशनरों से क्या क्या वसूली की जाए इस पर ही फोकस है। पेंशनरों को कब क्या और कितना मिलेगा उस पर मामला अभी भी गोलमोल है। ईपीएफओ ने खुद ही अपने 2 सर्कुलर में 2 दिन में फेरबदल कर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/2022 के फैसले में जब 2014 के बाद वालों के लिए 1.16% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के लिए फंड का प्रबंध करने के निर्देश दिए थे, तब 2014 के बाद वाले पेंशनर खुश हो रहे थे कि 1.16% देकर हायर पेंशन के हकदार हो जाएंगे। वैसे काफ़ी लोग पहले से ही इसकी गहराई को समझ रहे थे, पर जो लोग खुशफहमी में थे उनका भ्रम 3/5/2023 के ईपीएफओ के सर्कुलर ने दूर कर दिया, जिसमें 15,000 से ऊपर के वेतन के अंशदान पर सितंबर 2014 से 1.16% की वसूली पेंशनर से होने के दिशा निर्देश जारी हुए हैं। भले ही वो एम्प्लॉयर का अंशदान में से हो, पर पीएफ में जाने की वजह से प्रतिवर्ष ब्याज सहित जमा होकर मिलता तो एम्प्लॉय को ही था, यानी 1.16% और उस पर ब्याज दोनों ही एम्प्लॉयज़ के घट जाएंगे। और यह कोई आपके हायर पेंशन में जुड़ने वाला थोड़ी है, यह सिर्फ ईपीएफओ के हायर पेंशन के चक्रव्यूह में फंसने की एंट्री फीस है। अगर आपने 1.16% वापस करने या एडजस्ट करने की हामी नहीं भरी तो आगे की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। अब ईपीएफओ के 9 मई के एक और लंबे चौड़े सर्कुलर की बात कर लें। इस सर्कुलर का विषय है एप्लीकेशन फॉर वैलिडेशन और ऑप्शन जॉइंट ऑप्शन डिपॉजिट ट्रांसफ़र ऑफ ड्यू कंट्रीब्यूशन विद इंटरेस्ट इन पेंशन फंड। इसमें पहले ये बताया गया है कि 1.16% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 सितंबर 2014 से लागू होगा। फिर ड्यूज़ कैसे कैलकुलेट होंगे, वैलिडेशन और जॉइंट ऑप्शन की एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, जो ड्यूज़ होंगे उनको कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा और सहमति ली जाएगी, इन ड्यूज़ के पेमेंट का क्या मेथड होगा, आदि आदि। इसमें मुख्य बिंदु संख्या 5 है, जिसमें बताया गया है कि 1995 से 5,000 और 15,000 की सीलिंग से ऊपर एम्प्लॉयर के शेयर का 833% की दर से कैलकुलेट किया जाएगा और ड्यूज़ निकाला जाएगा। 1/9/2014 से 15,000 से ऊपर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से 1.16 कैलकुलेट किया जाएगा और फिर पेंशन फंड में जो पहले से जमा किए गए उसके टोटल से उपरोक्त दोनों के टोटल को घटा दिया जाएगा और जो ड्यूज निकलेंगे उस पर इंटरेस्ट सहित वसूली की आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। यदि अनएग्जेम्प्टेड संस्थान है तो पैरा 60 के अनुसार ईपीएफ पर प्रतिवर्ष जो ब्याज मिलता है उसके अनुसार चार्ज किया जाएगा। और अगर एग्जेम्प्टेड संस्थान है और ट्रस्ट ने प्रतिवर्ष जो ब्याज अर्न किया है उसको या पैरा 60 के अनुसार जो ब्याज दर हो उनमें से जो अधिक हो उस दर पर ब्याज ईपीएफओ वसूलेगा। पॉइंट नंबर 6 में एप्लीकेंट्स को क्लासिफाइड किया जाएगा, जैसे जिसके पीएफ अकाउंट में पहले से ही पूरा बैलेंस है या जिनके पीएफ अकाउंट में कम बैलेंस है या जिन्होंने अपना पूरा पीएफ विड्रॉल कर लिया है, उसी के अनुसार क्लासिफाइड कर पैसे की वापसी की उनको सूचना दी जाएगी। और पॉइंट नंबर 7 में एप्लीकेंट्स को उपरोक्तानुसार उनकी एप्लीकेशन को एम्प्लॉयर के माध्यम से सूचित कर उनसे सहमति ली जाएगी कि वो किस प्रकार अपना पैसा जमा करेंगे। पैसा जमा करने के लिए पेंशनर को 3 महीने का समय दिया जाएगा कि वो इस बीच अपने कैलकुलेट कर लें और सहमत हों तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ड्यूज जमा करने के लिए ईपीएफओ कोई ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू कर सकता है या फिर चेक के माध्यम से जमा होगा। अब 9 मई के ऑर्डर में पॉइंट नंबर 10, 11, 12, 13 थे, जिसमें ईपीएफओ कैसे अकाउंटिंग करेगा, कैसे एडजस्टमेंट करेगा और कैसे वीडीआर एंट्री करेगा, इसकी गाइडलाइन जारी की गई थी। वह 11 मई के सर्कुलर में गायब कर दी गई और 11 मई के सर्कुलर में इसका कोई उल्लेख नहीं है कि 9 मई के सर्कुलर में संशोधन कर यह नया सर्कुलर जारी किया गया है। 9 मई और 11 मई के सर्कुलर के नंबर भी अलग अलग हैं। हाँ, जो एक गलती 9 मई वाले में थी वही 11 मई वाले में भी है।
बीच में डेट 3 मई 3023 पहले लिखी थी, वही अब भी लिखी हुई है। ईपीएफओ ने पेंशनर और सदस्यों से कैसे कैसे वसूली की जाए इसकी प्रक्रिया और फार्मूला तो बता दिया, पर हायर पेंशन कैसे, कब और कितनी कैलकुलेट होगी ये नहीं बताया। इसके लिए लिखा है बाद में सर्कुलर निकालेंगे। सभी पेंशनर सबसे पहले यही जानना चाह रहे थे कि पहले उन्हें यह बताया जाए कि हायर पेंशन उन्हें कब और कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी, पर ईपीएफओ द्वारा यह स्पष्ट न करने से सभी दुविधा में हैं। ईपीएफओ भी हायर पेंशन पाने की प्रक्रिया को धीमे धीमे इतनी जटिल बनाता जा रहा है कि अधिकांश पेंशनरों की आशाओं पर पानी फिरता दिख रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, अगर वो अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखेंगे तो वह एम्प्लॉयर के लेवल पर पेंडिंग दिखेगा। ईपीएफओ ने हर पेंशनर को 1995 से इतनी सूचनाएं एम्प्लॉयर से मांगी हैं कि हर संस्थान स्टाफ की कमी का रोना रोकर अपने हाथ खड़े कर रहा है। जो कार्यरत कर्मी हैं उन्हीं की सूचनाएं चली जाए तो बड़ी बात है, रिटायर्ड लोगों की कौन सुन रहा है। जबकि ईपीएफओ के पास यह सारी सूचनाएं हैं, पर मामला लटकाने के लिए उसने ये चाल चली है। जो संस्थान बंद हो गए हैं उनकी सूचना कौन देगा, विधवाएं कैसे अप्लाई करेंगी। एनएससी द्वारा बार बार इसमें सुधार की मांग करने के बावजूद अभी तक 2 ही 3 परिवर्तन किए गए हैं। इस सब का सही विकल्प न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीना, डीए और फ्री मेडिकल सुविधा लागू करवाना ही है। जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। अगर चुनाव से पहले पेंशन बढ़ोतरी का यह अंतिम अस्त्र बचा है। स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर्स नाम और उनके ईमेल एड्रेस एनएसी के कई व्हाट्सएप ग्रुप और कुटुंब ऐप में डाल दिए गए हैं। आप भी इन सांसदों को अपनी बात ईमेल करके दबाव बना सकते हैं। सभी के प्रयास से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। फिर देरी किस बात की। अपनी मांग के समर्थन में नीचे दिया गया बेल का बटन दबाना ना भूलें।